स्टूडेंट, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 10। पार्ट 10 में हमारे एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का वर्णन हम आज करेंगे। तो हमारे एरिक्सन ने सबसे पहले 1950 में बाल्यकाल समाज चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नाम की एक पुस्तक बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने विचारों का वर्णन किया था तथा मनोसामाजिक अवस्थाओं के बारे में भी वर्णन किया था। तो इसमें हमारा एरिक्सन की मनोसामाजिक अवस्थाएं थी उस वक्त विश्वास बनाम अविश्वास, यानी विश्वास बनाम अविश्वास। इसमें यह अवस्था जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु तक रहती है, जिसे फिजियोसेक्सुअल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। दूसरे तथा अपने में विश्वास या आस्था की भावना का विकास है। इस भावना के विकास में माता पिता द्वारा उत्तम देखरेख की भी परिणाम स्वरूप होता है। दूसरों के प्रति आस्था के साथ साथ अपने बच्चों में भी काफ़ी विकास देखा जाता है। कई कारणों से माताएं उत्तम देखरेख नहीं कर पाती हैं बच्चों में, जिससे बच्चों में अविश्वास की भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं आदि, जिससे आगे चलकर उसमें मतलब अवस्था व्यक्ति की बिगड़ने लगती है। इस प्रकार उसमें जो आशा की किरणें होती हैं या आशा की अवस्थाएं होती हैं विकसित होना रुक जाती हैं, या फिर जिनका ठीक से माता पिता द्वारा ध्यान रखा जाता है, उन बच्चों की अवस्थाएं ठीक रहती हैं। आगे चलकर उनका विश्वास बढ़ता है, जिसे हम आशा बढ़ता है, जिसे हम इंग्लिश में होप भी कहते हैं। तो ये था हमारा विश्वास बनाम अविश्वास। अब है हमारा सेकंड, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशील और संदेह। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता में है कि इसमें यह अवस्था 2 वर्ष से 3 वर्ष तक रहती है, इसमें विचार स्वयं क्रिया करने की उत्पन्न होते हैं, स्वतंत्र रहने के भी शक्ति आती है तथा शाब्दिक अभिव्यक्ति भी प्रकट करने की क्षमता उत्पन्न होती है बच्चों में। आगे चलकर वह स्वतंत्रता के अर्थ है कि नहीं कि बच्चों को हमेशा कार्य करने के लिए बोला जाए। स्वतंत्रता से ही अभिप्राय है कि माता पिता अपना नियंत्रण कायम रखें तथा रखते हुए बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देते हैं। बच्चों को अत्यंत छोटा मानकर जब माता पिता उससे कोई कार्य नहीं करने देते, तो बच्चों में कई हीन भावनाएं पैदा हो जाती हैं, तब इन परिस्थितियों में बच्चों में लज्जाशीलता की भावना भी उत्पन्न होने लगती है। थर्ड है हमारा पहल शक्ति बनाम दोषित। पहल शक्ति बनाम दोषित यह अवस्था 4 से 6 वर्ष की आयु तक होती है, जिसमें बच्चों को दूसरों के कार्यों में आनंद आने लगता है। बच्चे घर के बाहर के वातावरण के बच्चों के साथ सामाजिक खेलकूद के भाग लेना पसंद करते हैं। बच्चे इस अवस्था में पहली बार महसूस करते हैं कि उनकी गिनती व्यक्ति के रूप में होने जाने लगी है तथा वह आगे चलकर अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में समाज में काउंट करने लगते हैं। फिर उन्हें धीरे धीरे शाब्दिक या शारीरिक दंड दिया जाता है तथा बच्चों में दोषिता का भाव भी उत्पन्न होने लगता है। तो ये सब चीज़ें इस अवस्था में होने लगती हैं। ये इनकी पहल शक्ति बनाम दोषिता होती है, जिसमें गलतियाँ भी होती हैं और दोष भी होते हैं। बच्चों में कोई लक्ष्य निश्चित करने एवं उसमें विश्वास के साथ बिना किसी दंड के भय के प्रति कार्य करने की क्षमता विकसित होने लगती है। फिर उसके पश्चात आता है हमारा परिश्रम बनाम हीनता। यह अवस्था 6 वर्ष की आयु से शुरू होकर 11-12 वर्ष तक रहती है। इस वर्ष में बच्चा परिश्रम करता है। बच्चे औपचारिक शिक्षा भी प्राप्त करते हैं तथा सांस्कृतिक के प्रारंभिक कौशलों को भी सीखते हैं। जब बच्चे स्कूल में अपनी संस्कृति के प्रारंभिक कौशलों को सफलतापूर्वक सीखते हैं, तो उनमें परिश्रम का भाव भी उत्पन्न होने लगता है, जिससे आप टेस्ट कहते हैं, इंग्लिश में एग्ज़ाम्स कहते हैं। आज के टाइम में यह भावना बच्चों में तब भी विकसित होती है जब वह यह देखते हैं कि उसकी निपुणता का माप उसकी योग्यता एवं कौशल ना होकर उसकी प्रजाति, धर्म, यौन आदि से जोड़ा जाने लगा है। तब ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं तथा वह कंपटीशन के रिवाज में चलने लगता है। फिर उसके बाद आता है हमारा अहम पहचान बनाम भूमिका, यानी खुद की पहचान बनाना भी एक समय तक उत्पन्न होने लगता है। यह अवस्था आती है 12 वर्ष से लेकर 19 या 20 वर्ष की आयु तक। इस अवस्था में भूमिका संक्रांति के पहचान संक्रांति उत्पन्न होने के पर किशोर ठीक ढंग से अपनी जीविका का मार्गदर्शन नहीं कर पाते। वे अपनी शिक्षा आदि को भी जारी रखने में असमर्थ हो जाते हैं। कई बार इस अवस्था में बच्चों में उद्देश्यहीनता, व्यक्तित्व विघटन, जिसे आप
डिसऑर्गेनाइजेशन, फर्टिलिटी की भावना प्रधान होती है। इसमें ऐसे किशोरों में कभी कभी ऋणात्मक पहचान विकसित हो जाती है, अर्थात एक ऐसी पहचान जो माता पिता तथा मित्र मंडली द्वारा बनाए गए पहचान के विपरीत होता है। यानी वो अपने मित्रों में लीडरशिप करने लगते हैं या फिर अपने फैमिली में करने लगते हैं, तो जहाँ उनके खुद की पहचान बनाने के पहले मौके मिलते हैं। तो ये था हमारा अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। नेक्स्ट है हमारा घनिष्ठ बनाम विलंघन। घनिष्ठ बनाम विलंघन के में है ये अवस्था आती है 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की आयु तक। इस अवस्था में व्यक्ति शादी ब्याह के बारे में सोचने लगता है तथा अपने पारिवारिक जिंदगी में प्रवेश करता है। इस अवस्था का खतरा यह रहता है कि व्यक्ति दूसरों के साथ दूसरों के साथ उतना ना चलकर वह अपनी फैमिली के साथ ही ज़्यादा समय बिताता है तथा वह अपने सगे संबंधियों के साथ रहता है, अपने सगे संबंधियों में संबंध विकसित करता है। आगे चलकर वह अपने घनिष्ठ संबंध में ही रह जाता है, इसीलिए इसे घनिष्ठ बनाम विलंघन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जननात्मक बनाम स्थिरता। जननात्मक बनाम स्थिरता यह 30 वर्ष की आयु से लेकर 65 वर्ष की आयु तक रहती है, जिसमें जेनरेटिविटी का भाव उत्पन्न होता है। यानी कि व्यक्ति अपने द्वारा अगली पीढ़ी के बारे में भी सोचने लगता है तथा कारोबार के बारे में भी सोचने लगता है, जिसमें वे लोग रहेंगे, जो उन्नत बनाने में चिंता उनके अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। जब व्यक्ति में जननात्मक की चिंता नहीं उत्पन्न होती है तो उसमें स्थिरता पैदा होने लगती है, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। तो ऐसी अवस्थाएं नहीं आनी चाहिए। इसलिए देखभाल का गुण आगे चलकर देखभाल ज़्यादा करने से उदासीनता भी उत्पन्न होने लगती है, विपरीत गुण आने लगते हैं, दूसरों में कल्याण की चिंता अधिक होने लगती है। तो ये सब चीज़ें उत्पन्न होती है अपनी फैमिली के प्रति, जो हम फ्यूचर के बारे में आगे सोचने लगते हैं एज जाने पर। फिर है हमारा 8वां है अहम संपूर्णता बनाम निराशा। इसमें यह अवस्था आती है हमारे 65 वर्ष की आयु तक आती है, जो आगे उम्र बढ़ने के साथ साथ चलती रहती है। इस अवस्था में गिरते हुए शारीरिक स्वास्थ्य एवं शक्ति के साथ उचित समायोजन, आकार आदि के बारे में चिंता होती है। सफलताओं की ओर अधिक ध्यान जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति को मृत्यु से डर नहीं लगता। ऐसे व्यक्ति में अपने संतान और सृजनात्मक उपलब्धियों के माध्यम से अपने अस्तित्व को जारी रखने में काफ़ी समझ आती है या समझते हैं उस बात को। इस अवस्था में कोई व्यक्ति अपने बीते मनोसामाजिक अवस्थाओं में उत्पन्न सफलताओं से चिंतित रहता है कि उसने कैसे कार्य किया था पीछे टाइम में, या फिर वह कैसे काम करता था, अपने फैमिली को कैसे संभालता है। इसमें निराशा उत्पन्न होने लगती है कि वो चीज़ें अब वो अपने फैमिली के प्रति नहीं कर पा रहा है या उन्हें परिपूर्ण रूप से वो चीज़ें उपलब्ध नहीं करवा पा रहा। तो ये सारी भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो ये था हमारा एरिक्सन की मनोसामाजिक अवस्थाएं, जिसके 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अब मैं बताऊंगी आपको कि एरिक्सन के सिद्धांत के गुण। एरिक्सन के सिद्धांत के गुण कौन से? व्यक्तित्व, संगठन तथा समाज एवं स्वयं का विकास। यानी व्यक्तित्व के चरित्र को समझना तथा व्यक्तित्व के गुणों को निभाना। फिर संगठन यानी ग्रुप, समूह, जिसे आप कह सकते हो, संगठनों के प्रति भी अपना दायित्व निभाना। फिर समाज के प्रति भी अपना कार्य करना तथा समाज में रहकर सारी नीतियों या गुण नीतियों सभी चीज़ों का सीखना या उनके समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व पूरा करना तथा स्वयं का विकास, खुद का भी विकास होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारा किशोरावस्था व्याख्या। किशोरावस्था में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी हमारे योजनाएं होती हैं, काफ़ी किशोरावस्था से ही जुड़े हमारा फ्यूचर होता है आगे का। फिर आता है आशावादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। आशावादी यानी किसी चीज़ से उम्मीदें रखना। आगे चलकर आशावादी ज़्यादा अपनाया जाता है। किसी एक अवस्था में असफल होने पर दूसरी अवस्था में सफलता भी होगी, आशावादी ये रखा जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की मानव सामाजिक। फिर आगे चलकर चिंतन की समस्या उत्पन्न होने लगती है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, जिसमें घटनाओं को व्यक्तित्व के विकास के एवं समन्वय की व्याख्या में शामिल किया जा सकता है। फिर आता है हमारा कि एरिक्सन के सिद्धांत के अवगुण यानी क्या है? पहला है चिंतन का दृष्टिकोण होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, चिंता व्यक्ति में बढ़ती जाती है कि वो आगे चलकर अपने बिजनेस को या अपने घर को कैसे संभालेगा। फिर आता है तथ्य तथा संप्रत्यय। तथ्य तथा संप्रत्यय में वह कॉन्सेप्ट तैयार करने लगता है। व्यक्ति फिक्शन पर्सनल ऑब्जर्वेशन पर आधारित हो जाता है, वह लोगों को ऑब्जर्व करने लगता है या फिर अपनी लाइफ के हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करने लगता है। फिर आता है स्वयं समाज होना।
कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खुद ही स्वयं समाज होते हैं, जैसे आप राजा लोगों को भी काउंट कर सकते हैं कि वे खुद का समाज बनाते थे और उनमें अपने फैसले खुद लेते थे, ना कि सरकार के सुनते थे। आज के टाइम में तो सरकार होती है, पहले आज के टाइम में भी कुछ लोग होते हैं जो खुद के सामाजिक धारणाएं रखते हैं। मनोसामाजिक अवस्थाएं में क्या होता है कि इसमें संतोषजनक अंतिम अवस्था में भी व्यक्ति में विकास उत्पन्न उतना नहीं होता जितना कि एरिक्सन के अहम संपूर्ण जैसे ईगो इंटीग्रिटी के संप्रत्यय के संकेत मिलते हैं। इसमें खुद के मनोसामाजिक प्रबलताएं बढ़ती है, अधूरी और असंतोष जिसमें कुछ अधूरी भी होती हैं और संतोषजनक भी होती हैं, जो उनके मनपसंद की चीज़ें नहीं होती, जिसे आप फेवरेट कहते हैं। तो ये था आज का हमारा पार्ट 10 में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत क्या थे, उसके एरिक्सन के सिद्धांत के गुण बता दिए, आप गुण बता दिए हैं और ये सारे पॉइंट्स हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, फॉलो, कमेंट और सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।